आप सभी लोगों का हार्दिक अभिवादन है। मेरा नाम हेमंत फुलवारी है। आज हम लोग एक बहुत डिस्कस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, गंडमूल नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। हम इस वीडियो में देखेंगे गंडमूल नक्षत्र क्या है और उस नक्षत्र में जो जन्म लेते हैं बालक बालिकाएं, जो शिशु हैं, उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है, उनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है। मेरे हिसाब से ये कह देना कि ये नक्षत्र में जो भी जन्म लेंगे, गंडमूल नक्षत्रों में जो बालक जन्म लेंगे वह अशुभ माने जाते हैं, ये पूर्णतः गलत है। मेरे हिसाब से निरर्थक सी बात है। हम बात करेंगे उनके दोनों एस्पेक्ट की, पॉजिटिव एस्पेक्ट की भी, नेगेटिव एस्पेक्ट की भी, और ये भी हम डिस्कस करेंगे लॉजिकली कि गंडमूल नक्षत्र को अशुभ क्यों माना जाता है और जो भी नेटिव्स इन गंडमूल नक्षत्रों में जन्म लेते हैं तो अपनी लाइफ में किस तरह की वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। हम जनरलाइज डिस्कशन करेंगे, जनरलाइज बात करेंगे यहाँ पे। पहले हम बात करते हैं कि गंडमूल नक्षत्र क्या है। उससे पहले एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि इसे कह देते हैं कि ना एक बालक, एक कोई बच्चा गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुआ तो पूरी फैमिली के लिए अशुभ है या पूरी फैमिली सफ़र करेगी, तो ये बात पूर्ण रूप से निरर्थक है। क्योंकि सिर्फ एक बच्चे के गंडमूल नक्षत्र में पैदा हो जाने की वजह से पूरी फैमिली सफ़र करे, जैसे कहा था कि पिता सफ़र करेंगे या माता सफ़र करेंगी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर हम पिता का चार्ट चेक करें, उनकी पत्री चेक करें, तो उसमें बहुत क्लियरली लिखा होगा, बहुत क्लियरली मेंशन होगा कि उनको अपने जीवन में किन कष्टों का और किन सुखों का उपभोग करना है। तो कि सिर्फ एक बच्चे के गंडमूल नक्षत्र में जन्म लेने मात्र से ये कह देना कि वह अशुभ है, पूरी फैमिली सफ़र करेगी, ये सब बातें पूर्णतः गलत है। तो आप लोग डरे ना, या मैं कहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कोई गंडमूल नक्षत्र में जन्म लेता है तो उसका पूरा जीवन कष्टों से भरा होता नहीं है। उसमें बहुत सी क्वालिटीज़ है जो कि और नक्षत्र के पास नहीं है, उसे हम यहाँ बात ज़रूर करेंगे यहाँ पर। तो आप वीडियो ज़रूर पूरा देखें। पहले हम बात करते हैं कि गंडमूल नक्षत्र क्या है। 6 नक्षत्र हैं, हम बात करते हैं उनके बारे में और फिर हम कहते हैं कि उन्हें, फिर हम डिस्कस करेंगे उन्हें अशुभ क्यों कहा गया। तो जैसे जो 6 नक्षत्र है इस प्रकार से: अश्विनी नक्षत्र, श्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, मूल नक्षत्र या जिसे मूला नक्षत्र भी कहते हैं, और रेवती नक्षत्र। इन 6 नक्षत्रों को गंडमूल नक्षत्र कहा गया है। अब देखो कहा गया है, उसके बाद इन्हें अशुभ क्यों करार दिया गया, वो इस प्रकार से कुछ सब समझिएगा। जो हमारा जो जॉडियक स्पेस है, जो हमारा राशि संग्रह है, वह 360 डिग्री में विभाजित है, 360 डिग्री में डिवाइडेड है वो। और हमारे पास कुल कितनी राशियाँ हैं? 12 राशियाँ हैं। तो 360 को अगर हम 12 से डिवाइड करें तो 30 आता है, 30 डिग्री आता है। मतलब हर एक राशि को 12 डिग्री का स्पेस, 30 डिग्री का स्पेस गिवन है। हर राशि 30 डिग्री का अपना क्षेत्र रखती है। और उसके बाद तो ये होगी 12 राशियाँ, मतलब 360 जो पूरा जॉडिक स्पेस है उसको हमने डिवाइड कर दिया 12 राशियों में, तो हर एक राशि को मिला 30 डिग्री का स्पेस। अब हमारे पास 27 नक्षत्र है, तो अब ये 27 नक्षत्र इन्हीं 12 राशियों में आते हैं। तो अगर हम 27 को 12 से डिवाइड करें, 12 से डिवाइड करें तो 2.25 आता है, 2.25। मतलब कि हर एक राशि में 2.25 नक्षत्रों की एनर्जी, ऊर्जा देखने को मिलती है। तो अब समझना कि हर एक राशि का एक नंबर है और हर राशि के एक लॉर्ड है, उसके एक देवता है। जैसे हम कहेंगे जो पहली राशि है, नंबर 1 राशि, जो फर्स्ट राशि जिसे हम कहते हैं वो मेष राशि है, एरिस जिसे हम बोलते हैं, उसके लॉर्ड है मंगल देवता। सेकेंड राशि है जो कि है वृषभ राशि, टॉरस जिसे हम बोलते हैं, जिसके लॉर्ड है शुक्र देवता। इस प्रकार से कुल 1 2 3 4 5 से लेकर 12 राशियाँ हैं, कुल 12 राशियाँ हैं। जो आखिरी राशि है वह मीन राशि है, पाइसेस जिसे हम कहते हैं, और इसके जिसके जो लॉर्ड है, जो राशि स्वामी है, वह बृहस्पति देव है। तो कुल 12 राशियाँ हैं, 12 राशियों के 12 लॉर्ड्स हैं। अब आप समझना कि जो ये 12 राशियाँ हैं, इन राशियों को 4 तत्वों के हिसाब से विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया है। 4 तत्व कौन कौन से हैं? जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और पृथ्वी तत्व। आई रिपीट, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और पृथ्वी तत्व। इनमें से जो 2 तत्व है, जो दो एलिमेंट है, जो दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो टोटली ऑपोजिट एनर्जीज हैं। वो है जल तत्व, वाटरी कॉन्स्टिट्यूएंट, और जो है अग्नि तत्व, फायरी कॉन्स्टिट्यूएंट। आप समझ सकते हैं दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दोनों तत्व एक दूसरे का ठीक ऑपोजिट है, दोनों एनर्जी ठीक ऑपोजिट है। तो मैंने कहा कि जो 12 राशियां हैं उनको हमने 4 तत्वों में डिवाइड कर रखा है। तो उसमें से अब 4 तत्वों में डिवाइड किया तो हर तत्व की 3 राशियाँ होगी, 12/4 करते 3 आएगा। तो जो 12 राशियों में से 3 राशियाँ होगी, जल तत्व की 3 राशि होगी, अग्नि तत्व की 3 राशि होगी, वायु तत्व की 3 राशि होगी, पृथ्वी तत्व की। तो जो 6 राशियाँ हैं, जल तत्व और पृथ्वी तत्व, जल तत्व और अग्नि तत्व, इन 6 राशियों
में जो नक्षत्र है 6 इनकी हम बात करेंगे अभी, वो गंडमूल नक्षत्र कहलाते हैं। कारण क्या है आप समझिए कि जैसे मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, नंबर 1 है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो नंबर 1 जो राशि है वह मेष राशि है। आप सुनना मेरी बात को, तो जो पहली राशि, पाँचवीं राशि और 9वीं राशि, पहली मेष राशि, पाँचवीं सिंह राशि और 9वीं जो 9th नंबर की राशि जो धनु राशि है, ये 3 राशियाँ आती है किसमें अग्नि तत्व में। पहली मेष, पाँचवीं सिंह और 9वीं धनु राशि, ये तीनों राशियाँ आती है अग्नि तत्व में। अब इसके अलावा 3 राशियाँ हैं। चौथी राशि कर्क राशि, 4 नंबर की राशि, चौथी 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि और 12 नंबर की राशि मीन राशि। ये 4, 8, 12 कर्क, वृश्चिक और मीन, जो ये 3 राशियाँ ये आती है जल तत्व में, या ये जलीय राशियाँ हैं या जल तत्व की राशियाँ हैं। तो जैसे भी कोई राशि जल तत्व से अग्नि तत्व की तरफ जाएगी या अग्नि तत्व से जल तत्व की तरफ जाएगी, मतलब कि जो नक्षत्र है अगर वो जल तत्व से नेक्स्ट जो नक्षत्र आएगा अग्नि तत्व की तरफ जाता है, या अग्नि तत्व से जो नेक्स्ट नक्षत्र आता है जल तत्व की तरफ, तब ये कंडीशन क्रिएट होती है और उन नक्षत्र को हम बोलते हैं गंडमूल नक्षत्र। एग्जाम्पल से समझिए, मैंने बताया 4, 8, 12 जो राशियाँ हैं वो जल तत्व की है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और पहली, पाँचवीं और 9वीं मेष, सिंह और धनु राशि है वो है अग्नि तत्व की। तो आप समझिए, जो अब एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग कि जो मैंने बताया आपको कि पूरा का पूरा जो जॉडिक सिस्टम है वो 360 डिग्री में डिवाइडेड है, उनमें 12 राशियाँ आती हैं, उन 12 राशियों में 27 नक्षत्र है। तो जो 12 राशियाँ हैं उनको 30 डिग्री का स्पेस मिलता है और उन 12 राशियों में फिर से आते हैं 27 नक्षत्र। तो हर राशि में 2.25 नक्षत्र की एनर्जी होती ही होती है। तो जो कर्क राशि है उसमें जो आखिरी नक्षत्र है, कर्क राशि में जो आखिरी नक्षत्र पड़ता है वह है अश्लेषा नक्षत्र। सुनना ही बात को, कर्क राशि में जो आखिरी नक्षत्र पड़ता है वह है अश्लेषा नक्षत्र। कर्क राशि जलीय राशि है 4 नंबर की। ठीक इसके बाद जो 5वें नंबर की राशि है वह सिंह राशि है, उसमें जो पहला नक्षत्र पड़ता है वह मघा नक्षत्र है। आई रिपीट, कर्क राशि जो कि जलीय राशि है उसमें जो आखिरी नक्षत्र है वह कौन सा है, वह है अश्लेषा नक्षत्र, जो कि गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में आता है। और उसके बाद चौथी के बाद जो 5वीं राशि है सिंह राशि, उसमें जो पहला नक्षत्र वह है मघा नक्षत्र और वह राशि आती है कौन से तत्व में, अग्नि तत्व में। तो जैसे ही अब समझना, हम जलीय राशि से कहाँ जा रहे हैं, अग्नि तत्व की राशि की तरफ। तो अब ये आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई बहुत गर्म बर्तन है, उसको अगर मैं बहुत गर्म बर्तन है उसको ठंडे पानी में डाल दूँ, मैं मतलब बहुत गर्म बर्तन को तो ठंडे पानी में डाल दूँ तो एक तरह की स्पार्कलिंग प्रोड्यूस होगी। या आप ऐसा समझिए कि मेरे पास बहुत गर्म पानी है, उसको अगर हम ठंडे बर्तन पर डाल दें या ठंडी किसी वस्तु पर डाल दें तब भी स्पार्कलिंग प्रोड्यूस होती है। तो जब कभी भी एक जलीय राशि का नेक्स्ट जो अग्नि राशि की तरफ प्रस्थान होता है या नक्षत्र का प्रस्थान होता है या अग्नि से जलीय तत्व की राशि की तरफ नक्षत्र का प्रस्थान होता है, तब एक एक्सप्लोजन वाली कंडीशन, एक स्पार्कलिंग वाली कंडीशन प्रोड्यूस होती है, जहाँ पर बहुत सारी एनर्जी लिबरेट होती है, बहुत सारी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पर ये जो केसेस बनते हैं इन्हें हम गंडमूल नक्षत्रों में काउंट करते हैं या इन्हें गंडमूल नक्षत्र मानते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं दोनों अपोजिट एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं एक्सप्लोजन की कंडीशन भी हो रही है, साथ ही साथ स्टीम, भाप भी इवेपोरेट हो रही है, तो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, किसी नई चीज़ का निर्माण भी हो रहा है। मतलब कि एक्सप्लोजन वाली कंडीशन तो आ रही है तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ जाएगी इन नक्षत्रों के, या हम कह सकते हैं कि अशुभ गुणों की तरफ ले जाएगी। पर साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, कुछ नया निर्माण भी हो रहा है, स्टीम प्रोड्यूस हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो क्वालिटी या पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी शो करेगी ही करेगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं, अब जैसे आप ना जो आखिरी राशि है, 12वीं राशि है, जो मीन राशि है वो जलीय तत्व की राशि है, उसका आखिरी नक्षत्र रेवती नक्षत्र है। अब उसके ठीक बाद जो पहली राशि है जो मेष राशि है, उसका पहला नक्षत्र कौन सा है, अश्विनी नक्षत्र है। तो फिर से आप जब रेवती से अश्विनी की तरफ जाएंगे या अश्विनी से रेवती की तरफ आएंगे तब भी
तब भी इंडिफरेंस हो रहा है। कैसा? जल से आप अग्नि तत्व की तरफ जा रहे हैं या अग्नि से जल तत्व की तरफ आ रहे हैं, तो फिर से एक्सप्लोजन वाली कंडीशन और ट्रांसफॉर्मेशन वाली कंडीशन क्रिएट होती है। तो इस प्रकार से 6 नक्षत्रों में ये कंडीशन क्रिएट होती है। कौन कौन से? अश्विनी नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, मूला नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ दीज टू अपोजिट एनर्जीज, जल तत्व की ऊर्जा और अग्नि तत्व की ऊर्जा दोनों अपोजिट एनर्जीज हैं, उसकी वजह से जो इफेक्ट क्रिएट होते हैं, इसलिए इन नक्षत्रों को अशुभ माना जाता है। पर मैं फिर से कह चुका हूँ, सिर्फ अशुभता ही नहीं है यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन वाली कंडीशन भी क्रिएट हो रही है। तो इन लोगों के पास कुछ ऐसी सुप्रीम क्वालिटीज़ भी होंगी जो किसी और नक्षत्र के पास नहीं होंगी। तो ये बात हुई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन की। आप समझ पा रहे होंगे कि इन्हें हम अशुभ क्यों मानते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि अगर मैं इन जनरल बात करूं, तो अब जो भी जातक या जो भी नेटिव्स इन नक्षत्रों में पैदा होंगे, तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में कहीं ना कहीं एक्सप्लोजन वाली कंडीशन, स्पार्कलिंग सिचुएशन क्रिएट होंगी। साथ ही साथ उनके पास कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज़, एक्स्ट्रा पावर्स भी होंगी। दोनों चीज़ें होंगी यहाँ पर डेफिनेटली। मैं बात करता हूँ कैसे। जैसे मान लो बात करें कि अब जो अश्विनी नक्षत्र है, जो पहला नक्षत्र है, जो कि गंडमूल नक्षत्र में भी आता है, तो इन 6 नक्षत्रों को हम गंडमूल नक्षत्र कहते हैं। तो उनके पास कौन सी एबिलिटी, किसी भी काम को अश्विनी नक्षत्र के जो नेटिव हैं उनसे फास्ट कोई और नहीं कर सकता। उनसे फास्ट कोई भी किसी भी काम को इनिशिएट नहीं कर सकता दूसरे नक्षत्र वाले। तो ये एक्सट्रीम क्वालिटी उन लोगों के पास, पहले मैं क्वालिटीज़ की बात कर रहा हूँ, फिर मैं नेगेटिव एस्पेक्ट पे आऊँगा। सेकंड हम बात करें जो अश्लेषा नक्षत्र है, जिनके जो देवता हैं, जो सर्प देव हैं, उनके पास जो इंट्यूशन वाली क्वालिटी है, लोगों को एनालाइज करने वाली, लोगों को अंदर तक जानने वाली, वो लोग किसी को एक बार मिल के, 2 बार मिल के उसको पूरा भाप लेते हैं, उसका पूरा एक्सरे निकाल लेते हैं वो लोग। तो ये जो एनालिसिस वाली क्वालिटी है या एनालिटिकल अप्रोच वाली क्वालिटी है, जो स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है उन लोगों के पास, चीज़ों को भाप लेने का, जो खतरा है, डेंजर, उसे सेंस कर लेने का, ये क्वालिटी किसी और नक्षत्र के पास नहीं है। तो ये बात हुई किसकी? बिकॉज जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो स्टीम क्रिएट हो रही है, जो भाप क्रिएट होने चाहिए, एग्जाम्पल से जो समझा, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है। अब नेक्स्ट हम बात करें जो मघा नक्षत्र है। मघा नक्षत्र वालों के पास क्या क्वालिटी है? अपने टारगेट को डिफाइन करके, अपने लक्ष्य, मान लो कोई भी लक्ष्य है उनका कि भाई मुझे एक ऑफिसर बनना है, मुझे एक प्रमोशन चाहिए, मुझे इस प्रोडक्ट को पूरा करना है, तो जितना पैशन उन लोगों के पास है उस हाइट तक पहुंचने का, उस सत्ता तक पहुंचने का, उस गद्दी को प्राप्त करने का, उतना पैशन किसी और नक्षत्र के पास नहीं है। किसी और नक्षत्र के पास उतना पैशन है ही नहीं। तो ये वही बात मघा नक्षत्र के लोगों की क्वालिटी, जातकों की क्वालिटी। मघा के बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है गंडमूल नक्षत्र में जो काउंट होता है वो ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा शब्द का मतलब होता है एल्डर, सबसे बड़ा, घर में सबसे बड़ा बुजुर्ग, जो एडवाइस देने का काम करे। आप उसको समझना, अगर किसी घर में कोई ज्येष्ठा नक्षत्र का व्यक्ति है, चाहे वो बेटा हो या पिता हो, तो उनके पास एक स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है, वो पूरे परिवार को साथ लेके चलते हैं। वो पूरे परिवार को किसी भी खतरे से बचा सकते हैं वो लोग। ये ऊपर से उनको क्वालिटी मिली है, जो ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट हुआ है जल तत्व की राशि और अग्नि तत्व की राशि के मिलने की वजह से। तो उन लोगों के पास क्या क्वालिटी है? वो भी लोगों को बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, वो लोगों को पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे से, वो लोग दबते नहीं हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। मैंने कहा एल्डर है, ज्येष्ठा का मतलब एल्डर, तो वो सब लोगों को साथ लेके चलने का जो उनमें गुण है वो किसी और नक्षत्र के पास नहीं है। वो अपने पूरे परिवार के लिए एक लास्ट तक, मतलब मैं ये कहूँ कि वो प्राण तक भी देते अपने परिवार के लिए, तो भी गलत नहीं होगा। मतलब पूरे परिवार को साथ लेके चलते हैं, ये बहुत बड़ा गुण है उनमें जो किसी और नक्षत्र के पास नहीं है। हम बात करते हैं इसका मूल नक्षत्र, जो सबसे ज़्यादा डिस्कस्ड नक्षत्र है, जिसको बहुत अशुभ माना जाता है। मैंने इन सभी नक्षत्रों पे, जितने भी गंडमूल नक्षत्र हैं, इन सब पे वीडियोस बना रखे हैं, मैं लिंक आपको दे दूंगा, आप उनकी डिटेल स्टडी वहाँ जाकर कर सकते हैं। मूल नक्षत्र की हम बात करते हैं, पॉजिटिव क्वालिटी की। इनके पास सब कुछ है। रूट, मूल का मतलब क्या था? रूट, द बेसिक कॉज, ये सब कुछ सीख कर आए हैं पहले से ही। चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, किसी भी सिचुएशन में जा सकते हैं ये लोग। एक जो होते हैं ना, दे आर द वन ऑफ द प्योरेस्ट सोल, ये वह लोग भी होते हैं जो किसी की मदद कर देंगे, कुछ एक्सपेक्ट नहीं भी करेंगे। तो इनके पास एक गुण है जो किसी और नक्षत्र के पास नहीं है। ये जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, परंतु अपनी ही गलतियों की वजह से ये चीज़ें खो देते हैं। जैसे कि अगर बात करो कि जो रावण था वो मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, उसके पास क्या नहीं था? प्रखंड विद्वान था वो, पर खुद की गलतियों की वजह से लोग फंस जाते हैं या अधर्म के मार्ग को चुनकर अपने आप को नष्ट कर देते हैं लोग। आगे हम बात करें
कि मूल के बाद जो नक्षत्र है रेवती नक्षत्र है, जो कि लास्ट नक्षत्र है गंडमूल नक्षत्र में, छठा नक्षत्र है। और वैसे भी हमारी 27 नक्षत्रों की जो श्रेणी है, जो 27 नक्षत्रास है, उसकी जो उसमें जो लास्ट नक्षत्र होता है, तो जो प्रेम करने का भाव है कि किसी को सेल्फलेसली कैसे प्यार किया जाता है, वो सबसे बड़ा जो गुण है वो रेवती नक्षत्र वाले लोगों के पास है। कोई और नक्षत्र के पास वो क्वालिटी नहीं है, सेल्फलेसली कैसे प्यार किया जाता है। जो इन लोगों में जो ईर्ष्या भाव है वो ज़ीरो होता है। क्या ये किसी और नक्षत्र के पास क्वालिटी है? नहीं है। तो पूर्ण रूप से अशुभ मान लेना इन नक्षत्रों को मेरे हिसाब से निरर्थक है। अब हम कुछ एग्जाम में बहुत से एग्जाम्पल्स, मुकेश अंबानी जी हैं जो हमारे देश के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो यहाँ मूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं। तुलसीदास जी हो गए, वो मूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन नक्षत्रों में पैदा हुए हैं और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। इन लोगों के पास कुछ एक्सट्रीम एबिलिटीज़ है जो बाकी नक्षत्रों के पास नहीं है। ये बात है क्वालिटीज़ की। अब मैं बात करता हूँ कि क्या अशुभताएं हैं इन लोगों में या क्या बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। मैं जनरलाइज बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो मैंने खुद ने पर्सनली ऑब्जर्व किया है या मैंने जो देखा है, या मैं कहूँगा जो मेरा रिसर्च है कि ये कौन कौन सी प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में फेस करते हैं। तो या मैं कहूँ कि कौन कौन सी इनमें अशुभताएं या अवगुण हैं। तो एक तो पहला कि इन सभी जो 6 नक्षत्र है जिन्हें गंडमूल नक्षत्र हम कह रहे हैं, इन लोगों में मटेरियलिज्म बहुत ज़्यादा हो सकता है, कंफर्ट जोन बहुत ज़्यादा हो सकता है, या कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, या भी जो चीज़ों को जो महत्वाकांक्षाएं हैं इन लोगों की बहुत ज़्यादा हो सकती है। चीज़ों को पाना चाहते हैं ये कि मेरे पास ये भी हो, वो भी हो, ये भी हो। तो ये पहला अवगुण इन लोगों में देखा जा सकता है। तो सेकंड, इन लोगों में सेक्सुअल अर्ज, सेक्सुअल डिज़ायर्स, जिसे हम कहते हैं ना मल्टीपल रिलेशनशिप्स, या इलिसिट जो अवैधानिक संबंध, या मैं कहूँ कि अपोजिट सेक्स के प्रति या की प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव होना, जो इन्हें विनाश की तरफ ले जा सकता है, अपने परिवार को, फैमिली को तबाह कर सकता है। तो ये जो सेकंड एस्पेक्ट है, सेक्सुअल डिज़ायर, इन लोगों में बहुत ज़्यादा देखी जा सकती है। और तीसरा फैक्टर कि इन लोगों का जो है ना मेंटल अनरेस्ट जिसे हम कहते हैं, इमोशनल इम्बैलेंस, ये लोग डेफिनेटली इमोशनल इम्बैलेंस वाली जो सिचुएशन है, ये जो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते, जो मूड स्विंग वाले जो इश्यूज़ हैं, या अपनी जो कहता है ना कि अपनी भावनाओं पे इनका नियंत्रण नहीं है, ये उसकी वजह से बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं कभी, तो कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, दुख में भी देखे जा सकते हैं। अनडाउटेडली इन 6 नक्षत्रों में कहीं ना कहीं लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा है। स्ट्रगल से मतलब है जो इनका, जो मैंने पहले कहा कि जो महत्वाकांक्षा ज़्यादा हो सकती है, टारगेट ज़्यादा हो सकते हैं लाइफ को लेकर, तो उनको पाने का इनमें कहीं ना कहीं ज़्यादा ज़िद जुनून होगी, तो कहीं ना कहीं इनमें स्ट्रगल भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो आप समझना, मैंने 3 बताए अवगुण जो मैंने ऑब्जर्व किए, जो मेरा रिसर्च है पर्सनल की। either they are more toward materialism, इनको बहुत कुछ चाहिए, गाड़ी बंगला ये सब, या तो ये एस्पेक्ट हो सकता है इन लोगों में। सेकंड एस्पेक्ट हो सकता है कि सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हो सकती है, उसकी वजह से भी ये लोग अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। तीसरा हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं इमोशनल इम्बैलेंस जो वाली स्थिति है, कि कहीं ना कहीं ये अपने जो इमोशंस हैं उन पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, या उसकी वजह से गलत डिसीजंस ले सकते हैं ये लोग, या उसकी वजह से इनके रिलेशनशिप टूट सकते हैं या इनकम्प्लीट रह सकते हैं। ये सब चीज़ें हम यहाँ देख सकते हैं। अब देखो, मैंने बताया 3 चीज़ें बताई कि व्हाट वी से मटेरियलिज्म, एक्सेस मटेरियलिज्म, सेक्सुअल अर्ज, और तीसरी बात मैंने बोली कि इमोशनल इम्बैलेंस। अब ज़रूरी नहीं कि ये तीनों ही हो, इन नक्षत्रों के जो 6 नक्षत्र हैं, ज़रूरी नहीं कि तीनों उनमें अवगुण हो, कोई ना कोई एक ज़रूर होगा उन लोगों में, कोई ना कोई एक ज़रूर होगा, हो सकता है 3 या 2 भी हो। तो ये बात हुई कि ये लोग इन कारणों की वजह से अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, कहीं ना कहीं स्ट्रगल फेस करते हुए देखे जाते हैं। अब जनरल प्रॉब्लम्स जो होती है वो हम कह सकते हैं, जो शास्त्रों में लिखी कहीं ना कहीं कि इनको हेल्थ इश्यूज़ में दिक्कत हो सकती है, कहीं ना कहीं इनके पेरेंट्स को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती है, या जो इनके जो भाई बहन रिलेटिव्स हैं उनसे थोड़े इनके संबंध मधुर नहीं हो सकते हैं। सभी 6 नक्षत्रों में नहीं होती इक्वालिटी, अगर बाकी प्लैनेट्स सही जगह पर नहीं तब ये कंडीशंस बन सकती है। ये हमने बात करी यहाँ पर। अब हम कैसे पहचानते हैं कि भाई ये गंडमूल नक्षत्र है? तो एक तरीका मैंने बताया कि 6 नक्षत्र है, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति बुध या केतु की महादशा में पैदा हुआ हो तब भी वो गंडमूल नक्षत्र में काउंट किया जाता है। या आप डायरेक्टली किसी भी ऐप के थ्रू आप उसमें डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और डाल के, ईयर डाल के चेक करेंगे तो वहाँ भी आ जाएगा कि आप कौन से नक्षत्र में पैदा हुए हैं। ये बात होगी वहाँ तक की। अब हमने कहा कि हम कह सकते हैं एक और चीज़ की, मैंने बताया कि पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है इन 6 नक्षत्रों में, बस इन लोगों को गवर्न करना सीखना होगा उस एनर्जी को कि हमें किस डायरेक्शन में लेके जाना है।
मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाए हैं इन लोगों पे, इन नक्षत्रों पे, अश्विनी से लेके रेवती तक। आप उन्हें ज़रूर देखें, यू विल फाइंड मोर डिटेल थिंग्स अबाउट दीज पीपल्स। अब हम रेमेडीज़ की बात करें, मैं इंडिविजुअल रेमेडी तो आप उन वीडियो को देखेंगे तो मैंने हर वीडियो में बता रखी कि इंडिविजुअल नक्षत्र की रेमेडी क्या है। मैं एक जनरलाइज रेमेडी की बात करता हूँ। तो एक जो है कि आप कि एक जब भी ये नक्षत्र बड़े महीने में आप जिस भी नक्षत्र से संबंध रखते हैं तो आप 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप ज़रूर करें। वो आपको जीवन में समृद्धि सुख प्रदान करेगा ही करेगा। और एक हम कह सकते हैं कि शांति पूजा कराई जाती है, जो बिल्कुल कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति गंडमूल नक्षत्र में पैदा होते हैं तो उनकी शांति पूजा होती है, जो कि पैदा होने के बाद जब भी वह नक्षत्र वापस आता है 27 दिन में, 21 दिन में, 25 दिन में, जब भी नक्षत्र आता है उस दौरान उसकी शांति पूजा कराई जाती है। तो अवश्य करानी चाहिए। मेरा भी मत है, पूजा के विरोध में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ, एक और चीज़ है कि जब भी आप शांति पूजा कराएं तो बिल्कुल विधि विधान से कराएं। किसी ऐसे विद्वान से संपर्क करें जो कर्मकांडी हो, और साथ ही साथ जो पूजा के मंत्रोच्चारण, या मैं कहूँ कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि विधि विधान से पूजा कराएं, तभी वह फलदायी होगी। और एक बात यहाँ थोड़ा भ्रम है, लोगों में बहुत मिसकॉन्सेप्शंस फैला रखे हैं कि 27 दिन में पूजा करा दो वरना बाद में फिर नहीं होगी, ये इस तरह से बोला जाता है। तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। आप ताउम्र, जब बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है, बहुत लेट मालूम पड़ता है कि गंडमूल नक्षत्र पैदा हुआ है, तो फिर उनके लिए क्या है, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। जब भी ये नक्षत्र आता है आपके जीवन में किसी भी समय में, जब भी ये नक्षत्र आता है जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं, आप उस दौरान इस नक्षत्र में पूजा पाठ करा सकते हैं, बिल्कुल विधिवत रूप से। कोई बाउंडेशन नहीं है कि 27 दिन में करानी है, 15 साल बाद करानी है, 27 साल बाद करानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। डेफिनेटली आप पूजा करवा सकते हैं, पूजा बिल्कुल कराएं। और जो लोग पूजा कराने में असमर्थ हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो वो ज़रूर आप 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। और एक जो मेरा जो मत है, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है गीता में कि कर्म प्रधान है, कि मतलब कि उन्होंने ये कहा है कि आप कर्म करते जाओ। वो ये कहते हैं कि आप कर्म करते जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगा। आप अच्छे कर्म करेंगे तब भी मैं आपको नहीं रोकूंगा, आप बुरे कर्म करेंगे तब भी मैं आपको नहीं रोकूंगा। परंतु जब कर्मों के निर्धारण के आधार पर जब फल देने की बात आएगी, तो डेफिनेटली उस समय मैं फल दूंगा आपके कर्मों के हिसाब से। तो मतलब कि कर्म की महत्वता हम लोग समझ सकते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें फल कैसा मिलेगा, हम अपने आप को नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो फल कैसा मिलेगा, पॉजिटिव में लेके जाएंगे तो फल कैसा मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है। और भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि अपनी जो महत्वाकांक्षाएँ हैं, जो मटेरियलिज्म की जो महत्वाकांक्षाएँ आपको चीज़ें पाने की, उसे कहीं ना कहीं सीमित रखें आप लोग। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।